आज का ये मैराथन वीडियो नवनियुक्त सिपाहियों के सत्रांश परीक्षा को देखते हुए आधुनिक भारत में पुलिस की भूमिका एवं पुलिस संगठन से संबंधित प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न को देखते हैं और पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम है विदेशी स्रोत से लिए गए तथ्य या फिर शामिल किए गए तथ्य। तो देखते हैं सर्वप्रथम कि अमेरिका से कौन कौन से विदेशी तथ्य लिए गए हैं भारतीय संविधान में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार लिया गया है। राज्य का कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा, ये लिया गया है। न्यायिक पुनर्वलोकन अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की रीति अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायाधीशों को हटाने की विधि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट दूसरा है संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट तीसरा है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान। तो मौलिक कर्तव्य का जो है प्रावधान लिया गया है रूस के संविधान से। नेक्स्ट चौथा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पांचवा है मूल कर्तव्यों की भाषाएं एवं भावना। मूल कर्तव्य का प्रावधान मौलिक कर्तव्य का प्रावधान या मूल कर्तव्य का प्रावधान रूस से लिया गया है, लेकिन मूल कर्तव्य की भाषाएं एवं भावना जो है इटली के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट छठा है गणतांत्रिक व्यवस्था। गणतांत्रिक व्यवस्था जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अध्यादेश जो जारी किया जाता है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नियम फ्रांस के संविधान से लिया गया है। विनियमादेश संविधियाँ फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट सातवां है नीति निर्देशक तत्व या निर्देशक तत्वों का उपबंध। सामाजिक नीतियों से संबंधित निर्देशक तत्वों का उपबंध जो है स्विट्जरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संघात्मक विशेषताएं कनाडा के संविधान से लिया गया है। अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। आपातकाल के प्रवर्तन के समय राष्ट्रपति का अधिकार, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तथा शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसदीय विशेषाधिकार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के लिए जो है सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त है और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, वे मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, जिसमें क भारत सरकार एवं संसद, ख राज्य सरकार एवं विधानमंडल, ग स्थानीय प्राधिकारी शामिल है। कौन कौन शामिल है? भारत सरकार एवं सांसद, राज्य सरकार एवं विधानमंडल और स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी में जहां नगर पालिकाएँ, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, माइनिंग सेटल बोर्ड आदि आते हैं, वहीं अन्य प्राधिकारियों में कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिजली बोर्ड, एयरपोर्ट अथॉरिटी आदि आते हैं। भारतीय संविधान के अध्याय 3 के द्वारा भारतीय नागरिकों को शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार प्रदत्त थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इस तरह
वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं जो निम्नवत हैं। प्रथम, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। तो प्रथम देखते हैं अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ये जो है अनुच्छेद 15 के तहत कहा गया है। विधि के समक्ष समानता हो गया अनुच्छेद 14, और अनुच्छेद 15 में हो गया धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। और अनुच्छेद 16 में है राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर। नौकरियों का समान अवसर अनुच्छेद 16 के तहत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का निषेध या अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत या उपाधियों का निषेध। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। अनुच्छेद 19 का 1 के क में देखिए, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का 1 का क। दूसरा है 19 का 1 का ख, सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का 1 का ख। तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का 1 का ग। चौथा है अनुच्छेद 19 का 1 का घ, भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण एवं निवास की स्वतंत्रता, मतलब कहीं भी घूमने एवं बसने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 के 1 के घ के तहत। पांचवा है निवास करने की स्वतंत्रता, यानी कि बसने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के 1 का अंग या 5। छठा है वृत्ति, उपजीविका या व्यापार की स्वतंत्रता, व्यापार चलाने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 के 1 के च में। नेक्स्ट है अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की स्वतंत्रता, यह है अनुच्छेद 21 में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन जीने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट है बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण, अनुच्छेद 22 के तहत। नोट 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा जो है अनुच्छेद 21 के क के तहत रखा गया है। इसी में तीसरा पॉइंट था शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार को जो है अनुच्छेद 23 एवं 24 में रखा गया है। इसमें प्रथम आता है अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी एवं बलात् श्रम का निषेध 23 में, और 24 में रखा गया है कारखानों आदि में जो है बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध रखा गया है, रोक रखा गया है कि बच्चों को नियोजन पर नहीं रखा जाएगा, रोक लगाया गया है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में वर्णित है। देखते हैं सर्वप्रथम अनुच्छेद 25, अंतरात्मा की और धर्म की स्वतंत्रता। अंतरात्मा की और धर्म की स्वतंत्रता है 25 में। 26 में है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में है धर्म के प्रचार के लिए कर से मुक्ति, धर्म के प्रचार के लिए कर से मुक्ति। अनुच्छेद 28 में है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, मतलब शिक्षण संस्थानों में जो है धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, अपने अपने धर्म की शिक्षा। नेक्स्ट पांचवा है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30, संस्कृति तथा शिक्षा से संबंधित अधिकार। तो देखते हैं सर्वप्रथम अनुच्छेद 29 के 1 में। अनुच्छेद 29 के 1 के अनुसार जो है नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 29 के 2 किसी भी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने का अधिकार है। नेक्स्ट अनुच्छेद 30 है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार। प्रत्येक वर्ग विशेष को जो है शिक्षण संस्थान को स्थापना करने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 30 के तहत। नेक्स्ट छठा पॉइंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत वर्णित है।
राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता अथवा मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट दायर किया जा सकता है, याचिका दायर की जा सकती है। नेक्स्ट है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक विकास के लिए न्यून तत्व है। इसे सर्वप्रथम आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ विकसित हुए हैं। इन तत्वों का मुख्य उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में परिभाषित किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 एवं भाग 4 का योग संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं, जिसमें संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन सन्निहित हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 के अनुसार इन तत्वों को किसी न्यायालय से लागू नहीं करवाए जा सकते हैं और ना ही इसके पालन नहीं करने पर सरकार के विरुद्ध किसी न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है, क्योंकि ये केवल राजनीतिक स्वरूप एवं नैतिक अधिकार रखते हैं, ना कि वैधानिक अधिकार इसे प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ प्रमुख नीति निर्देशक तत्व जो निम्न है। अनुच्छेद 38 के तहत जो है, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए समुचित करता हो। अनुच्छेद 39 के तहत राज्य अपनी नीतियों का संचालन इस प्रकार करेगा कि जिससे पुरुष एवं स्त्री को समान जीविका एवं समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार हो। अनुच्छेद 39 के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 40। राज्य ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम उठाएगा, जिससे पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में काम करने के लायक बनाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 41। नेक्स्ट अनुच्छेद 41। राज्य आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अभाव की दशाओं, लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 में है, राज्य विशेषतः महिलाओं के संबंध में काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता का उपबंध मुख्य रूप से। अनुच्छेद 43 है, राज्य कर्मकारों के कार्य क्षेत्र की परिस्थितियां, न्यूनतम मजदूरी व सुविधा के संबंध में अपेक्षित प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 44 में है, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 45। राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। 46वें संविधान संशोधन के पश्चात नया प्रावधान राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 46। राज्य जनता के दुर्बल वर्ग, विशेषतः अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा। 47वां में है, राज्य नागरिक के पोषण स्तर और जीवन स्तर की वृद्धि हेतु लोक स्वास्थ्य, औषधि निर्माण, नशा मुक्ति के संबंध में आवश्यक प्रावधान करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के पोषाहार एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य में संवर्धन है। नेक्स्ट अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसके अनुसरण में संसद के द्वारा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया गया है।
संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बालक के पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए उपबंध करेगा। अनुच्छेद 49 में है, राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण हेतु विशेष प्रयास करेगा। स्मारकों। अनुच्छेद 50 में है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। 50 के तहत राज्यपालिका कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण के लिए राज्य कदम उठाएगा। 51वां है अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्व राज्य के नागरिकों की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करते हैं। साथ ही ये नागरिकों की अवसर एवं पद की समानता को भी सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या क्या है। तो भारत की जो है प्रमुख सामाजिक समस्याएं निम्न है, जो कि भारतीय समाज के विकास में बाधक है। प्रथम है जनसंख्या वृद्धि। देश के कई राज्यों की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वहाँ जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास की समस्याएं खड़ी होने लगी है, जिससे समाज का विकास अवरुद्ध हो गया है। दूसरा है आतंकवाद या उग्रवाद। वैसे तो यह समस्या मूलतः पंजाब से शुरू हुई थी और उस पर सन 1984 तक काबू भी पा लिया गया था, लेकिन पुनः 2 साल पर देश के बड़े बड़े शहरों में बम विस्फोट कर निर्दोष लोगों की हत्या कर आतंकवादी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। यह स्थिति पृथक एवं समानांतर शासन को लेकर के उग्रवादियों की है, जैसे MCC, TPC, NLF इत्यादि। तीसरा, रोजगार की समस्या। देश की एक बहुत बड़ी आबादी युवाओं की है, जिन्हें देश में समय से रोजगार नहीं मिल रहा है, जो आए दिन कानून व्यवस्था की समस्या पैदा कर रहे हैं। इसके अलावे भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, भाषा विवाद, संप्रदायवाद जैसी अनेक सामाजिक समस्याएं देश को चुनौती दे रही है। और चौथा है अशिक्षा। आज भी भारत के कई हिस्सों में 50% से ज़्यादा आबादी अशिक्षित है। इसके कारण समाज में कुरीतियाँ यथा डायन प्रथा, छुआछूत प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह इत्यादि व्याप्त है। इनको शिक्षा के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। पांचवा है सांप्रदायवाद। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के मध्य नस्ल, भाषा, धर्म आदि को लेकर तनाव व्याप्त रहता है। इससे निर्दोष लोग प्रभावित होते हैं। इसका दूरगामी असर देश के संप्रभुता एवं अखंडता पर भी पड़ने लगा है। छठा है मानव व्यापार। आपदा के समय अथवा निर्धनता का लाभ उठाकर तस्करों के द्वारा बच्चों, महिलाओं आदि का अनैतिक व्यापार हेतु तस्करी की जाती है। यह खासकर राज्य के सीमावर्ती जिलों में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई है। तो समाज के कमज़ोर वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए कई योजनाएं लागू की गई है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। प्रथम NREP राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। दूसरा है भूमिहीन ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना RLEGP। तीसरा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा। चौथा है काम के बदले अनाज योजना। पांचवा है स्त्रियों एवं बच्चों के विकास के लिए आंगनवाड़ी योजना। छठा है गरीबों के लिए इंदिरा आवास योजना। सातवां है राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था पेंशन योजना। आठवां है निर्धन छात्रों की
छात्रवृत्ति योजना। 9वां है फसल बीमा के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना। 10वां है अंत्योदय योजना। 11वां है सर्व शिक्षा योजना। 12वां है राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाएं इत्यादि। उपयुक्त योजनाएं केंद्र एवं राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से सरकार के द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए चलाई जा रही है। वर्तमान में केंद्र सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों को सरकार के द्वारा मिल रही सहायताओं को बैंकों से जोड़कर इन राशियों की उन तक पहुंच को सुगम बना दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन रहा है पुलिस कर्मियों के लिए मुख्य अवकाश कौन कौन से हैं। तो पुलिस कर्मियों को दिए जाने वाले मुख्य अवकाश, फर्स्ट है आकस्मिक अवकाश CL कैजुअल लीव। प्रति वर्ष जो है 16 दिन मिलता है आकस्मिक अवकाश कैजुअल लीव CL। इसकी गणना 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की होती है। दूसरा है क्षतिपूर्ति अवकाश CPL कंपेंसेशन लीव। प्रति वर्ष जो है 20 दिन मिलता है। इसकी गणना 1 जुलाई से 31 मार्च तक की होती है। तीसरा है उपार्जित अवकाश EL अर्न लीव। और अस्थायी सेवक को 22 दिन पर 1 दिन और अस्थायी सेवक को 11 दिन पर 1 दिन मिलता है। और इसके संचय की सीमा 300 दिन तक है। 300 दिन तक EL को जमा किया जा सकता है। नेक्स्ट है चौथा पितृत्व अवकाश पैटर्निटी लीव। प्रति वर्ष बच्चे के पिता को जो है प्रति वर्ष 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाता है बच्चों के देखभाल के लिए। नेक्स्ट 5वां है मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव। महिला कर्मी को प्रसव के लिए जो है एक बच्चे पर 180 दिनों के लिए मिलता है और अधिकतम 2 बच्चों तक मातृत्व अवकाश देय है। नेक्स्ट छठा है विशेष अवकाश। महिला पुलिसकर्मी को माह में 2 दिन का विशेष अवकाश देय है मासिक चक्र के लिए, मासिक जो होता है ना पीरियड उसके लिए। नेक्स्ट है आपका 7वां प्रश्न शिशु देखभाल अवकाश CCL चाइल्ड केयर लीव। महिला कर्मी को बच्चों की देखभाल के लिए 365 दिन CCL दिया जाता है। एक बच्चों पर 365 दिन और अधिकतम पूरी सेवा अवधि में जो है 2 बच्चों तक ही ये लाभ दिया जाएगा, यानी कि अधिकतम शिशु देखभाल अवकाश 730 दिन तक दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है विभागीय दंड का वर्णन बिहार पुलिस हस्तक नियम के सहित करें। विभागीय दंड, तो विभागीय दंड बिहार पुलिस हस्तक नियम 824 के अंतर्गत रखा गया है। विभागीय दंड 2 प्रकार के होते हैं, एक बृहद दंड और एक लघु दंड। तो बृहद दंड में आपका आता है बर्खास्तगी, सेवा से हटाया जाना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पंक्तिच्युति, पिछली वेतन वृद्धि या अगली वेतन का संपहरण, यानी कि वेतन का संपहरण बोल सकते हैं। छठा कलांक, यहाँ पे कलांक होगा, कलांड लिखा गया है कलांक। एक कलांक जो है आपका 6 माह के वेतन वृद्धि के बराबर होता है, रोक के बराबर होता है। अगर 1 कलांक की सज़ा दी गई है तो यानी कि आपका 6 माह का वेतन वृद्धि जब्त कर लिया जाएगा, रोक लगा दी जाएगी। नेक्स्ट है इसी में आएगा लघु दंड। विभागीय दंड के तहत है लघु दंड। लघु दंड में आपका आएगा निंदन, 15 दिनों तक निवास स्थान में परिरोध, दलेल मतलब क्या हो गया, शारीरिक आपको परिश्रम करवाया जाएगा, दलेल। और चौथा है अतिरिक्त गार्ड कर्तव्य, यानी कि कलांती कर्तव्य, जिसको फटीग ड्यूटी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी का वरीयता निर्धारण एवं लगने वाले बैच का उल्लेख पुलिस हस्तक नियम सहित करें। तो पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी का वरीयता निर्धारण पुलिस हस्तक नियम 639 में वर्णित है। इसमें सबसे ऊंचा पदाधिकारी होता है पुलिस विभाग का पुलिस महानिदेशक, DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ
पुलिस, इसको जो है बैच लगे होते हैं। अशोक स्तंभ, क्रॉस तलवार और डंडा, और बैच आईपीएस का बैच लगा होता है। नेक्स्ट है दूसरा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एडीजीपी। अशोक स्तंभ, क्रॉस तलवार, डंडा और आईपीएस का बैच लगा होता है। नेक्स्ट है पुलिस महानिरीक्षक, आईजी जिसको बोल सकते हैं। एक स्टार, क्रॉस तलवार और डंडा, और कंधे पे आईपीएस का बैच लगा रहेगा। नेक्स्ट चौथा है पुलिस उप महानिरीक्षक, डीआईजी। अशोक स्तंभ, तीन स्टार रहेगा त्रिभुज के रूप में, तीनों त्रिभुज के आकार में रहेंगे, 3 स्टार, और आईपीएस का बैच लगा रहेगा। पांचवा है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसएसपी। अशोक स्तंभ और 2 स्टार रहेंगे और आईपीएस का बैच लगा रहेगा। छठा है पुलिस अधीक्षक, एसपी। एसपी सर को जो है अशोक स्तंभ प्लस 1 स्टार और आईपीएस का बैच लगा रहेगा। सातवां है सहायक पुलिस अधीक्षक, एएसपी। सहायक पुलिस अधीक्षक को लगा रहेगा 1 स्तंभ और आईपीएस का बैच, 1 अशोक स्तंभ और आईपीएस का बैच, अशोक स्तंभ और आईपीएस का बैच। आठवां है पुलिस उपाधीक्षक, डीवाईएसपी। 3 स्टार लगा रहेगा और बीपी लिखा रहेगा, बैच में बीपी लिखा रहेगा, बीपी का बैच। नौवां है प्रारक्ष निरीक्षक और अन्य निरीक्षक, 1 स्टार और बीपी लिखा रहेगा। 10वां है प्रारक्ष अवर निरीक्षक, जिसको सार्जेंट बोल सकते हैं आप, 2 स्टार, लाल नीली पट्टी के साथ, और बैच बिहार पुलिस लिखा हुआ बैच। 11वां है नेक्स्ट है पुलिस अवर निरीक्षक, 2 स्टार, लाल नीली पट्टी के साथ और बिहार पुलिस का लिखा हुआ बैच। 12वां है सहायक अवर निरीक्षक, 1 स्टार, लाल नीली पट्टी के साथ और बिहार पुलिस का बैच। नेक्स्ट है हवलदार, 3 सफ़ेद धारियाँ और बिहार पुलिस लिखा बैच। नेक्स्ट 14वां है सिपाही, खाकी वर्दी और बिहार पुलिस लिखा बैच। अब आता है कि सार्जेंट की वरीयता क्या है। सार्जेंट, पुलिस आदेश संख्या 101 के अनुसार पुलिस अवर निरीक्षक एवं प्रारक्ष अवर निरीक्षक प्रशिक्षण की पारस्परिक वरीयता के निर्धारण के लिए दोनों ही पंक्तियों को एक संवर्ग समझा जाना चाहिए, और जिनकी नियुक्ति या पदोन्नति या स्थानापन्न या अस्थायी रूप से पहले हुई हो उन्हें वरीय समझा जाना चाहिए। किंतु प्रारक्ष अवर निरीक्षक, सार्जेंट, चाहे उसकी कोई भी वरीयता हो या फिर किसी भी बैच के हो, वह नायक सूबेदार, प्रारक्ष अवर निरीक्षक प्रशिक्षण एवं पुलिस अवर निरीक्षक के ऊपर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पुलिस के लिए आचार संहिता की नियमावली क्या है। तो पुलिस को जो है पुलिस हस्तक एवं राज्य सेवा संहिता के अनुसार आचार नियमावली के निम्नांकित नियम का पालन करना चाहिए। फर्स्ट, कोई सरकारी सेवक विभाग से अनुमति लिए बिना कोई चल या अचल संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं करेगा। दूसरा, कोई सरकारी सेवक ना तो दहेज लेगा और ना ही देगा और ना ही किसी को दहेज लेने देने के लिए प्रेरित करेगा। तीसरा, सरकारी सेवक जिसे एक पत्नी हो वह सरकार से बिना अनुमति के दूसरा विवाह नहीं करेगा। चौथा, बिना अनुमति लिए अपने सरकारी काम से अलग किसी व्यापार में नहीं लगेगा। पांचवा, किसी दूसरे को सरकारी गोपनीय बातों की जानकारी नहीं देगा। छठा, परिवार नियोजन के संबंध में सरकार के आदेश का पालन करेगा। सातवां, सरकार की मंजूरी के बिना किसी कार्य के लिए चंदा नहीं वसूलेगा। आठवां, किसी राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं लेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है एनसीआरबी एवं एससीआरबी क्या है,
इसमें मुख्य अंतर स्पष्ट करें। NCRB राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन एक संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह देश भर के किसी भी थाना क्षेत्र में घटित आपराधिक घटना का आंकड़ा अपने यहाँ रखती है। अपराध के आंकड़ों को कंप्यूटरीकृत कर सभी अपराध अभिलेख ब्यूरो को थाना से जोड़ने के लिए आवश्यक संसाधन और विशेषज्ञता प्रदान करती है। वर्ष के अंत में अपराधों का राष्ट्रीय आंकड़ा प्रकाशित करती है, जिससे किसी क्षेत्र के अपराध को समझने एवं इसके कारण एवं निवारण करने में सहयोग मिलता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, दूसरा है SCRB स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो। NCRB की तर्ज पर राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो का गठन किया गया है। अपराध नियंत्रण के लिए अपराध की सूचना, अपराध के प्रकार, अनुसंधान की विवरणी, आपराधिक गिरोहों की जानकारी सहित सभी प्रकार के अपराधों का विवरण रखना आवश्यक है। कंप्यूटराइजेशन के साथ साथ पूरे देश में अपराध के रिकॉर्ड रखे जाने की पद्धति की एकरूपता के लिए NCRB के मानक प्रपत्र पर SCRB प्रत्येक थाने से जोड़कर सभी आपराधिक सूचनाओं का संग्रहण और मिलान करता है। बिहार में SCRB अपर पुलिस महानिदेशक के अधीन संचालित होता है। अब देखते हैं केंद्रीय पुलिस संगठन। प्रथम है CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। CRPF का स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। CRPF आंतरिक सुरक्षा लोक व्यवस्था को संधारित करता है। नेक्स्ट है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। BSF का स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। BSF देश की सीमा की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट है ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। ITBP का स्थापना 1962 ईस्वी में हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ITBP भारत से लगे तिब्बत बॉर्डर सीमा की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट है CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसका स्थापना CISF का स्थापना 1968 ईस्वी में हुआ और CISF का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। CISF भारत में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट है असम राइफल AR, असम राइफल यह एक अर्धसैनिक बल है। असम राइफल का स्थापना 1835 ईस्वी में किया गया था। असम राइफल का मुख्यालय शिलांग मेघालय में स्थित है और असम राइफल का मुख्य कार्य उत्तर पूर्वी भारत की सीमाओं की सुरक्षा करना है। असम राइफल जो है सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। वर्तमान में असम राइफल में 31 बटालियन, 3 मेंटेनेंस ग्रुप, 3 वर्कशॉप ग्रुप और 7 रेंज हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है आपका RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल। RPF का स्थापना 19 अगस्त 1959 ईस्वी को किया गया। इसका मुख्यालय RPF का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और RPF का कार्य जो है रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करना है। नेक्स्ट है RAF रैपिड एक्शन फोर्स, त्वरित कार्य बल। RAF का स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ। RAF का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। RAF दंगा रोकने के लिए विशेष कार्यबल के रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है SSB सशस्त्र सीमा बल। SSB का स्थापना 2003 ईस्वी में हुआ। SSB का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। SSB का मुख्य कार्य नेपाल से सटी सीमाओं की सुरक्षा करना है।
नेक्स्ट है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। NIA का स्थापना 31 दिसंबर 2008 ईस्वी को किया गया। 2008 होगा, यहाँ पे 2028 लिखा गया है। 31 दिसंबर 2008। और NIA का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। NIA का मुख्य कार्य आतंकियों को गिरफ्तार करना, आतंक से संबंधित मामलों का अनुसंधान करना है। नेक्स्ट है आपका IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जांच ब्यूरो। सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के नाम से स्थापना 1887 ईस्वी में हुआ था। 1920 ईस्वी में इसका नाम बदल करके इंटेलिजेंस ब्यूरो IB किया गया। IB को दुनिया के सबसे पुराने खुफिया संगठनों में से एक माना जाता है। IB का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय महत्व से संबंधित आंतरिक सुरक्षा को इकट्ठा करना IB का मुख्य काम है। नेक्स्ट है आपका CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो। CBI का स्थापना 1 अप्रैल 1963 ईस्वी को किया गया। CBI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। CBI राज्य के एवं राष्ट्रीय महत्व के मामलों का अनुसंधान करती है। राज्य महत्व के और राष्ट्रीय महत्व के मामलों का अनुसंधान करती है CBI। नेक्स्ट है NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राष्ट्रीय आपदा एवं बचाव बल। यह बाढ़, भूकंप, तूफान में पीड़ित व्यक्तियों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना इसका मुख्य कार्य है। सभी केंद्र नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका, सभी केंद्र संगठनों के प्रमुख महानिदेशक स्तर के पदाधिकारी होते हैं। जितने भी केंद्रीय संगठन के प्रमुख होते हैं, महानिदेशक स्तर के पदाधिकारी होते हैं। नेक्स्ट है आपका राज्य पुलिस संगठन। केंद्रीय पुलिस संगठन देख लिए, अब देखते हैं राज्य पुलिस संगठन। इसमें प्रथम है जिला पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस। राज्य के हर एक जिला में यह संगठन पुलिस विभाग का आधार स्तंभ है। अन्य संगठनों के सहयोग से यह अपराध पर नियंत्रण, अनुसंधान, अभियोजन तथा राज्य की जनता को जीवन की सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा है राजकीय रेल पुलिस, GRP, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। वर्तमान में 4 रेल पुलिस जिला है। प्रथम पटना, दूसरा जमालपुर, तीसरा मुजफ्फरपुर, चौथा कटिहार। पटना, जमालपुर, मुजफ्फरपुर और कटिहार 4 जो है रेल पुलिस जिला है। बिहार से गुजरने वाले रेलों में सुरक्षा का दायित्व राजकीय रेल पुलिस GRP संभालती है। प्रत्येक रेलवे पुलिस जिला में कई राजकीय रेलवे थाना होते हैं, जिसका मुख्य कार्य उसके क्षेत्र से गुजरने वाले ट्रेनों में सुरक्षा हेतु गश्ती को व्यवस्थित करना है, गश्ती की व्यवस्था करना है। इसमें रेल पुलिस अधीक्षक प्रधान होते हैं, SRP प्रधान होते हैं। नेक्स्ट है अपराध अनुसंधान विभाग, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। अपराध अनुसंधान विभाग का मुख्यालय पटना में स्थित है। यह सादे लिबास में रहकर महत्वपूर्ण कांडों का अनुसंधान करते हैं। इसका मुख्य कार्य है सादे लिबास में रहकर महत्वपूर्ण कांडों का अनुसंधान करना। नेक्स्ट है विशेष शाखा, स्पेशल ब्रांच। स्पेशल ब्रांच का मुख्यालय भी पटना में स्थित है। यह भी सादे लिबास में रह करके आसूचना का संग्रहण करता है और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा का कार्य करता है। स्पेशल ब्रांच, विशेष शाखा। नेक्स्ट है पुलिस रेडियो। पुलिस रेडियो का भी मुख्यालय पटना में स्थित है। यह संगठन अपराध से संबंधित संदेशों एवं कार्यालय संदेशों, सूचनाओं को वायरलेस सेट के माध्यम से थानों, OP, जिला मुख्यालयों को सूचित करता है। नेक्स्ट है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस,
BSAP बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस। राज्य में अलग अलग जिलों में इनके मुख्यालय हैं। विधि व्यवस्था संधारण में जिला पुलिस का सहयोग करती है BSAP बिहार स्पेशल आर्म पुलिस। BSAP के मुख्यालय एवं बटालियन देखते हैं कहाँ कहाँ स्थित है बटालियन का मुख्यालय। प्रथम देखते हैं BSAP 1। BSAP 1 का मुख्यालय है पटना में। BSAP 2 का मुख्यालय है डिहरी ऑनसन रोहतास में। BSAP 3 का मुख्यालय है बोधगया में। BSAP 4 का मुख्यालय है डुमराव बक्सर में। BSAP 5 का मुख्यालय है पटना में। BSAP 6 का मुख्यालय है मुजफ्फरपुर में। BSAP 7 का मुख्यालय है कटिहार में। BSAP 8 का मुख्यालय है बेगूसराय में। BSAP 9 का मुख्यालय है जमालपुर में। BSAP 10 का मुख्यालय है पटना में। BSAP 11 का मुख्यालय है जमुई में। BSAP 12 का मुख्यालय है बीरपुर सुपौल में। BSAP 11 हो गया जमुई। BSAP 12 हो गया बीरपुर सुपौल। BSAP 13 हो गया मुख्यालय दरभंगा में। BSAP 14 का मुख्यालय हो गया पटना में। BSAP 15 का मुख्यालय हो गया बीरपुर सुपौल में। BSAP 16 का मुख्यालय हो गया फुलवारी शरीफ पटना में। BSAP 17 का मुख्यालय हो गया बोधगया में। BSAP 18 का मुख्यालय हो गया डुमराव में। BSAP 19 का मुख्यालय हो गया मंझौल बेगूसराय में। नेक्स्ट है आपका अश्वारोही सैन्य पुलिस MMP माउंटेड मिलिट्री पुलिस। अश्वारोही सैन्य पुलिस का मुख्यालय आरा में है, जहां वाहनों का आवागमन सुचारू नहीं हो, जैसे दुर्गम जंगली क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, दियारा क्षेत्र, वहां घुड़सवार पुलिस अपराधियों को पकड़ने में सहयोग करती है। नेक्स्ट है आपका अग्निशमन सेवा। अग्निशमन सेवा का भी मुख्यालय पटना में है। अग्निशमन में जो है सहायता देने के लिए यह संगठन गठित है। नेक्स्ट है निगरानी विभाग विजिलेंस डिपार्टमेंट। निगरानी विभाग का मुख्यालय पटना में स्थित है। यह भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही करता है। भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही करता है। नेक्स्ट है आर्थिक अपराध कोषांग EOU। आर्थिक अपराध इकाई या कोषांग इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट। आर्थिक अपराध कोषांग का मुख्यालय भी पटना में है। आर्थिक अपराध के बड़े मामलों में सरकारी कर्मचारी पर कार्यवाही करता है। नेक्स्ट है विशेष निगरानी इकाई SVU स्पेशल विजुअल यूनिट। विशेष निगरानी इकाई का भी मुख्यालय पटना में स्थित है। भ्रष्टाचार में लिप्त वरीय सरकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही करता है विशेष निगरानी इकाई। नेक्स्ट है विशेष कार्यबल STF स्पेशल टास्क फोर्स। विशेष कार्यबल का भी मुख्यालय पटना में स्थित है। यह कुख्यात अपराधियों नक्सलियों पर कार्यवाही करता है। नेक्स्ट है आतंकवाद रोधी दस्ता एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS। आतंकवादी रोधी दस्ता का भी मुख्यालय पटना में स्थित है। यह आतंकियों से मुकाबला के लिए तैयार की गई पुलिस की एक दस्ता है। नेक्स्ट है गृह रक्षा वाहिनी VHG। गृह रक्षा वाहिनी का भी मुख्यालय पटना में स्थित है। यह संगठन पुलिस में कमी को पूरा करता है तथा सुरक्षा विधि व्यवस्था के कार्यों में सहयोग करता है। नेक्स्ट है NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो। मुख्यालय है नई दिल्ली में। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। यह देश भर के किसी भी थाना क्षेत्र में घटित आपराधिक घटना का आंकड़ा अपने यहाँ रखती है। वर्ष के अंत में अपराधों का राष्ट्रीय आंकड़ा प्रकाशित करती है, जिससे किसी क्षेत्र के अपराध को समझने एवं इसके कारण का
एवं निवारण करने में सहयोग मिलता है। नेक्स्ट है SCRB, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो। SCRB जो है NCRB के तरह ही कार्य करती है स्टेट लेवल पर। NCRB एवं SCRB दोनों का वर्क सेम है। नेक्स्ट है आपका फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भी कहते हैं। इस प्रयोगशाला में विधि विज्ञान के विशेषज्ञ पदस्थापित हैं जो कांडों के अनुसंधान में वैज्ञानिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं। इसका मुख्यालय पटना में है, साथ ही इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर, भागलपुर में भी कार्यरत है। यह राज्य के अपराध अनुसंधान विभाग के अधीनस्थ कार्य करता है। फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराध स्थलों से एकत्र किए गए भौतिक साक्ष्यों का वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करते हैं। वे जैविक नमूने, रक्त, वीर्य, बाल, आग्नेयास्त्र, गोला बारूद, अंगुलांक और दस्तावेज आदि सहित विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों की जांच और विश्लेषण करके जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त जांच रिपोर्ट कानूनी कार्यवाही में एक मजबूत सबूत माना जाता है। इसी में है 7 वर्ष या फिर 7 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों के घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाना अनिवार्य माना गया है। अगर 7 वर्ष या फिर उससे अधिक वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध किया जा रहा है तो घटनास्थल पर जो है फॉरेंसिक टीम को बुलाना अनिवार्य है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 176 के 3 में निर्धारित किया गया है कि 7 साल या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए अपराध स्थल पर साक्ष्य एकत्र करने की आवश्यकता है, जिसके लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम को घटनास्थल पर बुलाना जरूरी बताया गया है। नेक्स्ट है मोबाइल इकाई FSL मोबाइल इकाई। FSL में मोबाइल यूनिट भी होती है जिन्हें साक्ष्य एकत्र करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए अपराध स्थलों पर तैनात किया जाता है। आज का यह मैराथन वीडियो समाप्त हुआ। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।